1940 का दशक भारत के लिए ना ये एक ऐसा तूफानी दौर था जब आज़ादी बस कुछ ही दूर लग रही थी, लेकिन रास्ता धुंध से भरा था। बिल्कुल। आज हमारे पास जो दस्तावेज हैं वो हमें उसी दशक की 3 बहुत बड़ी और एक दूसरे से जुड़ी कहानियों में ले जाते हैं। एक तो 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, हाँ। पाकिस्तान बनाने की जो तेज होती मांग थी, और सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज का दिलेर संघर्ष। माहौल में मतलब एक जबरदस्त तनाव था। 1942 में क्रिप्स मिशन फेल हो चुका था। हाँ, और उससे ये साफ था कि अंग्रेज आसानी से सत्ता नहीं छोड़ने वाले। ऊपर से दूसरा विश्व युद्ध अपने चरम पर था और जापानी फौजें भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। तो हर तरफ एक बेचैनी थी, एक सवाल था कि भाई अब क्या होगा। तो आज हम इन्हीं 3 धाराओं को समझने की कोशिश करेंगे। ये सब एक ही समय पर क्यों हो रहा था और कैसे इन तीनों ने मिलकर ब्रिटिश राज के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम किया। चलिए इसकी परतें खोलते हैं। हाँ जरूर। शुरुआत करते हैं उस नारे से जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था, करो या मरो। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि 1942 में ही इतना बड़ा आंदोलन क्यों शुरू हुआ। मेरा मतलब है गांधी जी जो अब तक अहिंसा की बात करते थे, उन्होंने अचानक करो या मरो जैसा नारा क्यों दिया। हालात इतने क्यों बिगड़ गए थे? इसके पीछे ना कई वजहें थी जो एक साथ उबल रही थीं। जैसा मैंने कहा, एक तो क्रिप्स मिशन की नाकामी थी। लोगों को बहुत निराशा हुई थी कि बातचीत से अब कुछ नहीं होने वाला। दूसरा, युद्ध की वजह से महंगाई आसमान छू रही थी। चावल, नमक, मतलब रोजमर्रा की चीजों की भारी कमी हो गई थी, जिससे आम जनता में भयंकर गुस्सा था। और एक डर का माहौल भी था, है ना, कि जापानी हमला कर सकते हैं। बिल्कुल। और लोगों को अंग्रेजों पे भरोसा नहीं था कि वो उनकी रक्षा करेंगे। अच्छा। बल्कि डर ये था कि अंग्रेज स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी अपनाएंगे। मतलब उड़ीसा में सब कुछ तबाह करके पीछे हट जाएंगे। पुल, सड़कें, खेत, सब कुछ। बाप रे, मतलब अपने ही देश में अपनी ही जनता को बेसहारा छोड़ देंगे। और इसी दौरान दक्षिण पूर्व एशिया से जो खबरें आ रही थीं, उन्होंने तो आग में घी का काम किया होगा। बिल्कुल। मैंने पढ़ा है कि जब अंग्रेज वहां से पीछे हट रहे थे तो उन्होंने यूरोपियन लोगों के लिए व्हाइट रोड और भारतीय शरणार्थियों के लिए ब्लैक रोड बनाई थी। हाँ, और इस नस्ल भेदी रवैये की खबरें जब भारत पहुंची तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्हें साफ दिख गया कि अंग्रेजों की नजर में उनकी क्या कीमत है। इसी माहौल में 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया और वहीं गांधी जी ने अपना वो ऐतिहासिक भाषण दिया, करो या मरो। हाँ, हम या तो भारत को आजाद कराएंगे या इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे। हम अपनी गुलामी को हमेशा के लिए बना रहते देखने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे। ये एक सीधी चुनौती थी। लेकिन अंग्रेज सरकार ने भी फौरन पलटवार किया। मतलब उन्होंने आंदोलन के औपचारिक रूप से शुरू होने का इंतजार तक नहीं किया। 9 अगस्त की सुबह होने से पहले ही गांधी जी समेत कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं को गिरफ्तार करके देश की अलग अलग जेलों में डाल दिया गया। उन्हें लगा होगा कि लीडर ही नहीं रहेंगे तो आंदोलन अपने आप खत्म हो जाएगा। हाँ, यही सोचा था, पर हुआ इसका ठीक उल्टा। बिल्कुल उल्टा। नेताओं की गिरफ्तारी की खबर फैलते ही आंदोलन अपने आप भड़क उठा। ये एक तरह से एक लीडरलेस मूवमेंट बन गया। लोगों ने बागडोर अपने हाथों में ले ली। अच्छा। छात्र अपनी पढ़ाई छोड़कर सड़कों पर उतर आए, मजदूरों ने फैक्ट्रियों में हड़ताल कर दी और किसानों ने तो मानो बगावत ही कर दी। हाँ, दस्तावेज बताते हैं कि लोगों का गुस्सा सरकारी प्रतीकों पर निकला। सरकारी इमारतों पर तिरंगा फहराना, रेलवे ट्रैक उखाड़ देना, टेलीग्राफ की लाइनें काट देना। बिल्कुल। मानो पूरे देश का कम्युनिकेशन सिस्टम ही ठप कर दिया गया हो। और इसी बीच कुछ नए हीरो भी उभरे। हाँ, जैसे राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और अरुणा आसफ अली। ये नेता भूमिगत हो गए, मतलब छिपकर आंदोलन को दिशा दे रहे थे। और उषा मेहता का काम तो कमाल का था। अरे बहुत ही कमाल का। उन्होंने बॉम्बे में एक खुफिया रेडियो स्टेशन शुरू कर दिया, जिससे आंदोलन की खबरें और गांधी जी का संदेश लोगों तक पहुंचता रहा। उस जमाने में ये बहुत बड़ी और हिम्मत की बात थी। इस आंदोलन की एक और खास बात थी, समानांतर सरकारें। ये क्या था? मतलब लोगों ने अपनी खुद की सरकारें बना ली थीं क्या? हाँ, कुछ इलाकों में ब्रिटिश शासन को पूरी तरह से उखाड़ फेंका गया था, जैसे बंगाल के तमलुक में, महाराष्ट्र के सतारा में और उत्तर प्रदेश के बलिया में। चित्तू पांडे के नेतृत्व में। हाँ, चित्तू पांडे के नेतृत्व में इन प्रति सरकारों ने टैक्स वसूलने से लेकर न्याय करने तक का काम किया। सतारा की सरकार तो सबसे लंबे समय तक, लगभग 1945 तक चली। अच्छा।
वो स्कूलों को ग्रांट्स देती थीं, शराब पर पाबंदी लगाती थीं और गांधी विवाह जैसे सामाजिक सुधार के काम भी करती थीं। लेकिन इस आंदोलन में सभी ने साथ नहीं दिया था। कुछ बड़े समूह इससे अलग भी रहे। सही कहा। कम्युनिस्ट पार्टी ने इसका विरोध किया। क्यों? उनकी दुविधा ये थी कि जर्मनी ने उनके वैचारिक नेता सोवियत संघ पर हमला कर दिया था, तो सोवियत संघ अंग्रेजों के साथ मित्र राष्ट्रों में शामिल हो गया। इसलिए भारतीय कम्युनिस्टों ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन को समर्थन नहीं दिया। और मुस्लिम लीग? वो भी इसके सख्त खिलाफ थी। हाँ बिल्कुल। जिन्ना और मुस्लिम लीग को लगता था कि ये आंदोलन कांग्रेस की एक चाल है, ताकि अंग्रेज दबाव में आकर सत्ता कांग्रेस को सौंप दें और चले जाएं। उन्हें डर था कि आजाद भारत में हिंदुओं का दबदबा होगा। बिल्कुल। और मुसलमानों के हित सुरक्षित नहीं रहेंगे। तो आखिरकार इस आंदोलन का हुआ क्या? अंग्रेजों ने इसे बेहद क्रूरता से कुचल दिया। एक अनुमान के मुताबिक 10,000 से ज्यादा लोग पुलिस और सेना की गोलियों से मारे गए। 1943 के अंत तक आंदोलन लगभग थम चुका था। लेकिन इसने एक बात तो साफ कर दी थी। हाँ, इसने ये साफ कर दिया था कि अब भारतीयों पर उनकी मर्जी के बिना शासन करना नामुमकिन है। आजादी की मांग अब बातचीत की मेज से हटकर करो या मरो के स्तर पर पहुंच चुकी थी। लेकिन इसका एक उल्टा असर भी तो हुआ होगा। आपने बताया कि सारे बड़े कांग्रेसी नेता तो सालों के लिए जेल में चले गए, तो उस दौरान देश की राजनीति में जो खालीपन आया उसका क्या नतीजा निकला? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यही इस कहानी का एक बहुत बड़ा मोड़ है। भारत छोड़ो आंदोलन ने अंग्रेजों की नींव तो हिला दी, लेकिन लगभग 3 साल तक कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं के जेल में रहने से एक पॉलिटिकल वैक्यूम पैदा हो गया। और इस खालीपन का फायदा किसने उठाया? मुस्लिम लीग ने। इस खालीपन ने मुस्लिम लीग और जिन्ना को अपना प्रभाव फैलाने, अपना संगठन मजबूत करने और पाकिस्तान की मांग को और जोर शोर से उठाने का एक सुनहरा मौका दे दिया, जिसकी सीधी कड़ी हमें 1944 की असफल कोशिशों में दिखती है। मतलब जब देश में भारत छोड़ो का आंदोलन चल रहा था, तब पर्दे के पीछे बंटवारे की जमीन भी तैयार हो रही थी। बिल्कुल। और इसी कड़ी में सी राजगोपालाचारी का फॉर्मूला सामने आया। हाँ, बताइए उसके बारे में। राजगोपालाचारी एक दूरदर्शी नेता थे। उन्होंने देख लिया था कि कांग्रेस और लीग के बीच समझौता किए बिना कुछ नहीं होगा। तो 1944 में उन्होंने एक फॉर्मूला पेश किया। मोटे तौर पे उसमें कहा गया था कि मुस्लिम लीग आजादी की लड़ाई में कांग्रेस का साथ दे। ठीक है। युद्ध खत्म होने के बाद जिन मुस्लिम बहुल जिलों में मुसलमान बहुमत में है, वहां जनमत संग्रह यानी प्लेबिसाइट कराया जाएगा। अगर वो लोग अलग होना चाहेंगे तो बंटवारे की बात हो सकती है। सुनने में तो ये एक वाजिब प्रस्ताव लगता है। एक तरह से पाकिस्तान की मांग को मतलब मान ही लिया गया था। फिर ये नाकाम क्यों हुआ? क्योंकि जिन्ना अपनी शर्तों पर अड़े हुए थे। उनकी पहली शर्त थी कि कांग्रेस पहले 2 राष्ट्र सिद्धांत को स्वीकार करे, यानी ये मान ले कि हिंदू और मुसलमान 2 अलग-अलग राष्ट्र हैं। हाँ, और दूसरी जो सबसे बड़ी आपत्तिजनक शर्त थी वो ये थी कि जनमत संग्रह में वोट देने का अधिकार सिर्फ मुसलमानों को हो, वहां रहने वाली पूरी आबादी को नहीं। एक मिनट, सिर्फ मुसलमानों को? इसका मतलब तो ये हुआ कि उस इलाके में रहने वाले लाखों हिंदू, सिख या दूसरे धर्मों के लोगों की राय का कोई मतलब ही नहीं था? कोई मतलब नहीं था कि उनका भविष्य क्या होगा ये सिर्फ मुसलमान तय करेंगे। बिल्कुल। और यही कांग्रेस की सबसे बड़ी आपत्ति थी। ये तो लोकतंत्र के खिलाफ था। सही बात है। कीमत पर एक अलग राष्ट्र बनाना था, तो ये बातचीत टूट गई। और इसके बाद एक और बड़ी कोशिश हुई, 1945 का शिमला सम्मेलन। हाँ, युद्ध खत्म होने के बाद नए वाइसरॉय लॉर्ड वेवल ने शिमला में सभी बड़े नेताओं को बुलाया। वेवल का प्लान था कि गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद को दोबारा बनाया जाए। ठीक है। जिसमें वाइसरॉय और कमांडर इन चीफ के अलावा बाकी सभी सदस्य भारतीय होंगे और इसमें सवर्ण हिंदुओं और मुसलमानों को बराबर की सीटें मिलेंगी। ये भी एक बड़ी पेशकश थी। फिर यहाँ क्या गलत हुआ? यहाँ क्या पेच फंसा? यहाँ पेच फंसा के परिषद में मुस्लिम सदस्यों को कौन नामांकित करेगा। जिन्ना की जिद थी कि सभी मुस्लिम सदस्य सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग से होंगे, क्योंकि वही मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधि है। हाँ, उनका यही कहना था। कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं थी। कांग्रेस का कहना था कि वो एक राष्ट्रीय पार्टी है जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख सभी शामिल हैं। वो खुद को सिर्फ हिंदुओं की पार्टी के तौर पर कैसे देख सकती थी? तो वेवल ने बातचीत को विफल घोषित कर दिया। इसका मतलब तो ये हुआ कि अंग्रेजों ने अनजाने में ही जिन्ना को एक तरह का वीटो पावर दे दिया। बिल्कुल। कि जब तक लीग राजी नहीं होगी, भारत का भविष्य तय नहीं होगा। बिल्कुल। और ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इसने जिन्ना की राजनीतिक हैसियत को आसमान पर पहुंचा दिया। कांग्रेस जो अब तक खुद को पूरे भारत की आवाज मानती थी, उसे पहली बार मुस्लिम लीग के बराबर लाकर खड़ा कर दिया गया।
यहीं से बंटवारे की लकीरें और भी गहरी और भी साफ दिखने लगीं। तो एक तरफ देश के अंदर करो या मरो का आंदोलन चल रहा था और दूसरी तरफ बातचीत की मेज पर बंटवारे की बात हो रही थी। लेकिन एक तीसरी कहानी भी थी जो भारत के बाहर लिखी जा रही थी। एक ऐसी कहानी जो हथियारों के दम पर आजादी लाना चाहती थी। आप सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज की बात कर रहे हैं। उनका रास्ता इन सबसे बिल्कुल अलग था। जहां कांग्रेस और गांधी जी अहिंसक संघर्ष में विश्वास रखते थे, हाँ, वहीं बोस का मानना था कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और सशस्त्र क्रांति के बिना आजादी नहीं मिलेगी। और इसी सोच के साथ उन्होंने वो किया जो किसी फिल्मी कहानी जैसा लगता है, अपने ही घर में नजरबंदी से भाग निकलना। हाँ, 1941 में वो भेष बदलकर कलकत्ता में अपने घर से निकले और काबुल के रास्ते जर्मनी पहुंच गए। उनका मकसद था हिटलर से मदद लेकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना। अच्छा। वहां उन्होंने भारतीय युद्धबंदियों को मिलाकर मुक्ति सेना बनाई। जर्मनी में ही उन्हें नेताजी की उपाधि मिली और उन्होंने जय हिंद का नारा दिया, जो आज भी हमारा राष्ट्रीय अभिवादन है। तो बोस जर्मनी पहुंच गए, पर आईएनए का नाम तो हम हमेशा जापान और सिंगापुर से जोड़ते हैं। जर्मनी से दक्षिण पूर्व एशिया की कहानी तक वो कैसे पहुंचे, ये सफर कैसे तय हुआ? ये भी एक हैरत अंगेज सफर था। बोस को जल्द ही समझ आ गया कि जर्मनी से भारत पर हमला करना मुमकिन नहीं है। असली मौका दक्षिण पूर्व एशिया में था, जहां जापान तेजी से जीत रहा था। हाँ, और जहां लाखों भारतीय सैनिक और नागरिक थे। तो एक जर्मन पनडुब्बी में बैठकर अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए मेडागास्कर पहुंचे और वहां से एक जापानी पनडुब्बी में बैठकर सिंगापुर पहुंचे। और वहां उनके आने से पहले ही आजाद हिंद फौज की नींव रखी जा चुकी थी। जी, इसकी नींव रखी थी कैप्टन मोहन सिंह ने। जब सिंगापुर में अंग्रेजी सेना ने जापान के सामने सरेंडर किया, तो मोहन सिंह ने जापानी मदद से भारतीय युद्धबंदियों को इकट्ठा करना शुरू किया। अच्छा। लेकिन यहाँ हमें रासबिहारी बोस को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। वो एक पुराने क्रांतिकारी थे जो कई सालों से जापान में रह रहे थे। उन्होंने पूरे आंदोलन के लिए एक जबरदस्त जमीन तैयार की। जब 1943 में सुभाष बोस सिंगापुर पहुंचे, तो रासबिहारी बोस ने बहुत सम्मान के साथ आईएनए और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की पूरी कमान नेताजी को सौंप दी। और यहीं से आईएनए का दूसरा और सबसे ताकतवर दौर शुरू हुआ। बिल्कुल, नेताजी के आने से एक नई जान फूंक गई। उन्होंने सिंगापुर में आजाद भारत की अस्थायी सरकार बनाई, जिसे 9 देशों ने मान्यता भी दी। और यहीं उन्होंने अपना वो अमर नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उन्होंने सिर्फ पुरुषों को ही नहीं बल्कि महिलाओं को भी सेना में शामिल किया और कैप्टन लक्ष्मी सहगल के नेतृत्व में रानी झांसी रेजिमेंट बनाई। ये उस समय के लिए एक क्रांतिकारी कदम था। इसके बाद मुख्यालय को रंगून शिफ्ट किया गया और नारा दिया गया, चलो दिल्ली। हाँ, और जापानी सेना ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आईएनए को सौंप दिए, जिनका नाम बदलकर शहीद और स्वराज द्वीप रखा गया। और फिर वो दिन आया जिसका सबको इंतजार था। 18 मार्च 1944 को आजाद हिंद फौज ने बर्मा की सीमा पार की और भारत की धरती पर कदम रखा। उन्होंने मणिपुर के मोइरांग नाम की जगह पर पहली बार तिरंगा फहराया। ये एक बहुत बहुत भावुक पल था। लेकिन ये कामयाबी ज्यादा दिन टिक नहीं सकी। जापानी सेना के साथ उनका अनुभव कैसा रहा? ये अनुभव बहुत कड़वा था। दस्तावेज बताते हैं कि जापानी सेना ने आईएनए के सैनिकों के साथ भेदभाव किया। उन्हें कम और घटिया राशन दिया जाता था, हथियार भी पुराने दिए जाते थे। अच्छा। और उनसे लड़ने की बजाय छोटे मोटे काम करवाए जाते थे। मतलब जापानी सेना उन्हें बराबरी का सहयोगी नहीं मान रही थी? जी। ये तो आईएनए के सैनिकों के लिए बहुत बड़ा झटका रहा होगा। बहुत बड़ा। उनका मनोबल बुरी तरह टूटा। उन्हें लगा कि वो एक साम्राज्य से आजादी के लिए दूसरे की मदद ले रहे हैं, लेकिन वो दूसरा भी उन्हें बराबरी का दर्जा देने को तैयार नहीं है। फिर मौसम ने भी साथ नहीं दिया। भयंकर बारिश और बीमारियों ने उनकी कमर तोड़ दी। और जब युद्ध में जापान की हार होने लगी, तो आईएनए की उम्मीदें भी ढह गईं। अगस्त 1945 में जापान ने हथियार डाल दिए और आईएनए को भी ऐसा ही करना पड़ा। और कुछ ही दिनों बाद एक हवाई जहाज दुर्घटना में सुभाष बोस की रहस्यमय मौत की खबर आई। एक सपना अधूरा रह गया। तो अब इन तीनों कहानियों को एक साथ रखकर देखते हैं। एक तरफ देश के अंदर भारत छोड़ो का जन आंदोलन, दूसरी तरफ बंटवारे की तरफ ले जाती नाकाम बातचीत, और तीसरी तरफ देश के बाहर से एक सैन्य कोशिश। इन सब का मिला जुला असर क्या हुआ? इन सभी ने मिलकर अंग्रेजी हुकूमत की चूल्हे हिला दी। भारत छोड़ो आंदोलन ने अंग्रेजों के शासन करने के नैतिक अधिकार को खत्म कर दिया।
उन्हें समझ आ गया कि अब वो भारत पर जबरदस्ती राज नहीं कर सकते। ठीक है। राजनीतिक बातचीत की नाकामी ने ये तय कर दिया कि आज़ादी आएगी, लेकिन बंटवारे की कीमत पर। और आईएनए की कहानी, भले वो सैन्य रूप से हार गई, लेकिन उसने जो असर डाला वो शायद सबसे गहरा था। वो कैसे? जब युद्ध के बाद आईएनए के पकड़े गए सैनिकों पर दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया गया, तो पूरे देश में उनके समर्थन में एक लहर उठ खड़ी हुई। आम जनता से लेकर बड़े-बड़े वकील सब उनके बचाव में आ गए। और सबसे बड़ी बात, इस मुकदमे ने ब्रिटिश भारतीय सेना की वफादारी को हिला दिया। जिन भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों के लिए दूसरे विश्व युद्ध में लड़ाई लड़ी थी, उनकी सहानुभूति भी अब आईएनए के सैनिकों के साथ थी। और जब आपकी अपनी सेना ही आपके प्रति वफादार ना रहे, तो आप किसी देश पर शासन कैसे कर सकते हैं? कर ही नहीं सकते। तो इन सभी घटनाओं ने मिलकर आज़ादी की प्रक्रिया को बहुत तेज कर दिया और 1947 का मंच तैयार कर दिया। हर धारा ने अपनी अपनी भूमिका निभाई और ब्रिटिश राज के अंत को निश्चित कर दिया। यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर सोचा जा सकता है। गांधी जी का करो या मरो का रास्ता और बोस का सशस्त्र संघर्ष का रास्ता, दोनों का मकसद एक ही था, भारत की आज़ादी। सोचिए भारत की कहानी कितनी अलग हो सकती थी अगर इन आखिरी और सबसे अहम सालों में ये दोनों जबरदस्त ताकतें किसी तरह एक साथ मिलकर काम करने का कोई रास्ता निकाल पाती।